हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो इस लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के जितने भी संप्रदाय हैं उसको हम वन बाय वन करके क्लियरली डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि संप्रदाय का मतलब क्या है और संप्रदाय क्या होता है। तो संप्रदाय वो होते हैं मनोवैज्ञानिकों का ऐसा समूह जिनकी विचारधारा और विधियां एक समान है। मतलब ऐसे लोग जो एक स्पेसिफिक मेथड्स को, एक स्पेसिफिक विचारधारा को मानते हो, उन्हें एक संप्रदाय में रखा गया, उनको एक समूह में रखा गया। इसी को हम मनोविज्ञान में संप्रदाय कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं संरचनावाद से लेके। ठीक है, तो संरचनावाद में क्या है कि जो संरचनावादी संप्रदाय के लोग थे वो लोग ये मानते थे कि जो मन है, मन की एक संरचना होती है, अनेक मानसिक स्थितियों से मिलकर जो बनी होती है। ये इन्हें अंतर्दृष्टि कहा जाता है क्योंकि मन को तो हम देखते नहीं है। किसी भी चीज की संरचना जो होती है वो इंटरनली होती है। तो इंटरनली किसी चीज को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं उसको रिकॉग्नाइज कर सकते उस चीज को। तो संरचनावादी लोगों का ये मानना था। हम पढ़ते इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, तो संप्रदाय में हम देखते हैं संरचनावाद। तो जो संरचनावाद में थे वो प्रवर्तक थे विलियम वुंड, और इसमें से जो इसको और लोग जो मानते थे वो थे टिश्नर, एडवर्ड और वेडफोर्ड। और इनका मत क्या था, ये मानते थे कि जो मन होती है, मन की एक संरचना होती है जो कई मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी होती है। लेकिन इनको अमान्य माना गया। धीरे धीरे जो इनका ये डेफिनेशन था इन संप्रदाय के लोगों को, इसको अमान्य कर दिया गया क्योंकि मन की जो संरचना होती है उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम किस तरह से जानेंगे, ये सब इन्होंने कोई डिटेल नहीं किया। तो कुछ भी नहीं डिफाइन किया था कि इसकी संरचना कैसे होती है, किस तरह से हम उसको स्टडी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये थे संरचनावाद। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि जो संरचनावादी संप्रदाय के लोग थे वो ये मानते थे कि जो मन होता है, हमारी मन की संरचना होती है जो कि बहुत ज्यादा कई मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी होती है। और इसी विधि को हम कहते हैं अंतर्दर्शन विधि। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं संप्रदाय पे, कार्यवाद या प्रकार्यवाद। अब इस संप्रदाय के लोग मानते थे कि हमें संरचना के बजाय मन के कार्यों को जानना चाहिए कि मन के क्या कार्य होते हैं और वो कैसे होते हैं। तो जो इसके समर्थक थे, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे विलियम जेम्स, और इसके जो समर्थक थे वो थे जॉन डेवी, कैटल, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। और इनका जो मत था वो ये मानते थे कि हमें मन के कार्यों को जानना ज्यादा जरूरी है इसके बजाय कि हम मन की संरचना को ध्यान दें। ये हो गया कार्यवाद हमारा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट आते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, हमें पता है कि मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा हम जो भी चीजें पढ़ते हैं व्यवहार को ही लेके पढ़ते हैं, बिहेवियर को ही लेके पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो ये हम पढ़ते हैं ये व्यवहारवादियों की वजह से ही पढ़ते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमें इंसान की जो बिहेवियर होते हैं, जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सके, जिसको हम देख सके, जिसको हम जान सके, उसको जानना जरूरी है। तो इन्होंने बोला है कि जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, या तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसके बारे में हमें जानना ज्यादा जरूरी है। तो जो व्यवहारवादी थे उन्हें बहिर्दर्शन, उनके जो विधि है उसको कहा गया बहिर्दर्शन विधि, और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे वॉटसन, और इसमें जो समर्थक थे वो है हल, टॉलमैन, स्किनर, पावलोव। और जो इनका मत था, उनका ये मत था कि ऐसे बिहेवियर की स्टडी हमें करनी चाहिए जो बिहेवियर ऑब्जर्वेबल हो और मेजरेबल हो, जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उसको हम मेजर भी कर सके। और इन्होंने अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन पे बहुत ही ज्यादा, इन तीनों चीजों पे बहुत ज्यादा जोर दिया। जो भी इसके समर्थक थे, जो भी ये मनोवैज्ञानिक थे, इनका मानना था कि अगर किसी भी ह्यूमन का जो बिहेवियर है इन तीन अधिगम के द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा और पुनर्बलन के द्वारा किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को परिवर्तित किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे समग्रवाद। इसके पहले हम पढ़ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन तीनों को समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लेते हैं नॉर्मल, अगर जो घर में हमारी लाइट्स होती हैं, ठीक है, तो अगर हम संरचनावाद की बात करें तो संरचनावाद का ये मानना होता है कि मान लीजिए जो हमारी ये लाइट बनी है ये किन किन मटेरियल से मिलकर बनी है,
और ये कैसे, किस तरह से बनी है, इसकी रचना कैसे हुई है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। और हम कार्यवाद में ये जानेंगे कि ये लाइट का वर्ग क्या है, ये क्या कार्य करता है। तो कार्य क्या करता है, ये हमें लाइट देता है, लाइट एनर्जी देता है, ठीक है। और अगर हम व्यवहारवाद में पढ़ेंगे तो इसमें हम लाइट के व्यवहार में क्या पढ़ेंगे, जो ऑब्जर्व कर सके और जो मेजर कर सके। हमें ये पता है कि हम कैसे जानेंगे कि ये चीज लाइट अच्छी है। तो हमें, अगर हम देखेंगे कि 5 वाट, 9 वाट, 11 वाट, तो हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा वाट की लाइट है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी है। और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उसको देख कर कि हाँ यार इसकी रोशनी अच्छी है, इसकी रोशनी नहीं अच्छी है। तो इन तीनों, अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल को ले तो हमें जानना है कि सबसे अच्छा हमारे लिए क्या है। अगर हम लाइट खरीदने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, केवल लाइट को जलाकर देखेंगे, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे कि हाँ यार ये लाइट हमारे लिए अच्छी है, ना कि हम ये देखेंगे कि वो किस तरह से बना है, उसकी संरचना कैसी हुई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं समग्रवाद पे, जो कि जिसे हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद। इसका अर्थ होता है पूर्णता, ठीक है, पूर्णाकार या तो पूर्णता। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे वर्दीमर, और इसके जो मनोवैज्ञानिक समर्थक थे वो थे कोहलर, लेवी, कोफ्का। और इनका जो मत था वो था संपूर्ण अनुभव, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था, जो समग्रवादी थे वो ये कहते थे जैसे हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, उसको हम कैसे डील करें, ठीक है। तो किसी भी सिचुएशन को हमें सिंगल नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, वहां पर क्या है। किसी भी सिचुएशन को हमको होल देखना चाहिए, पूर्णता में देखना चाहिए, पूरी चीजों को देखना चाहिए, फिर उसके बाद हमें उसका सॉल्यूशन देना चाहिए। तो ये था समग्रवाद में था। और इसी में एक टर्म आता है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है, उसको हम किस तरह से, किस इफेक्टिवली तरीके से हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। हमारे अंदर कितनी ज्यादा एबिलिटी है किसी भी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, ये होता है हमारा अंतर्दृष्टि, ठीक है। अब हम आते हैं 5वां, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जो प्रवर्तक है वो है सिगमंड फ्रायड, और इसके जो मनोवैज्ञानिक समर्थक है वो है एडलर और कार्ल यूंग। और इनका जो मत था, इन्होंने बेसिकली माना था अचेतन मानसिक प्रक्रियाएं, जिसको हम स्वप्न विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने क्या माना था कि जो भी हमारी मानसिक क्रियाएं होती है वो हमारे अचेतन मन में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू चेतन मन। क्योंकि वो ये मानते थे, उन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया भी था कि जैसे जो ठोस बर्फ होता है, अगर हम उसको पानी में रख देते हैं, उसका जो 9/10 पार्ट होता है वो पानी के अंदर होता है, और 1/10 पार्ट जो होता है वही हमें दिखाई देता है। तो इन्होंने उसको कंपेयर किया था चेतन और अचेतन मन से, कि जो हमें दिखाई देता है वो चेतन मन है जो कि 1/10 है, और जो हमें नहीं दिखाई देता है वो है अचेतन मन जो कि 9/10 है। तो कहीं न कहीं ज्यादा जो क्वांटिटी है वो हमारे अचेतन मन की है, जो वर्क है ज्यादा वो हमारा अचेतन मन कार्य करता है। तो हमें अचेतन मन के कार्य को जानना ज्यादा जरूरी है। और अचेतन मन जो है वो जब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए इसको स्वप्न विश्लेषण कहा गया है कि जब चीजें हम स्वप्न में सोचते हैं जिसका हमें मालूम नहीं रहता है और हम उसको थिंक करते रहते हैं, ठीक है, उस चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं लेकिन हम उसको सोचते हैं, वही हमारा क्या होता है, अचेतन मन होता है या तो स्वप्न विश्लेषण होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मानवतावाद। इसके जो प्रवर्तक थे वो है अब्राहम मैस्लो, और ये जो वैज्ञानिक थे वो थे, समर्थक थे कार्ल रोजर्स और आलपोर्ट। और इनका जो मत था कि इनका ये मत था कि जैसे कोई भी जो मनुष्य है वो यंत्रवत नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उससे कोई भी कार्य करवा दिया जाए। इन्होंने मनुष्य को इंस्ट्रूमेंट नहीं माना था, यंत्र नहीं माना था। इन लोगों का ये मानना था कि जो मनुष्य है वो एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए और अपनी स्वतंत्र इच्छा, उसकी स्वतंत्र इच्छा हो, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता हो, और उसका एक उद्देश्य हो और उसका एक लक्ष्य हो। ये आता है मानवतावाद में। और हम उसके आगे पढ़ते हैं संज्ञानवाद, कॉग्निशन। इसमें है, इसके जो प्रवर्तक है ये है जीन पियाजे, और इसके जो प्रवर्तक है वो है जीन पियाजे, और जो मनोवैज्ञानिक समर्थक है वो है टॉलमैन। और इनका मत था संज्ञानात्मक योग्यता तथा प्रक्रिया। जीन पियाजे का ये मानना था कि अगर हमें किसी भी वातावरण में अनुकूलन करना है तो किसी भी वातावरण के साथ जब हम अपनी संज्ञानात्मक योग्यता तथा
तो हम ये पढ़ते हैं उद्वेलन। ठीक है, तो उद्वेलन जो होता है वो शरीर की एक क्रियात्मक अवस्था होती है। जैसे जब हम क्रिया करते हैं, शरीर में किसी भी वजह से क्रिया होती है, वो उद्वेलन होता है। ठीक है, और आसक्ति क्या होती है? माता पिता का बच्चों से या तो फिर किसी परिचर्चा करने वालों के संवेगात्मक जो अटैचमेंट होता है, संवेगात्मक तरीके से एक इसको कह सकते हैं संवेगात्मक बंधन। मतलब माता पिता का बच्चों से या तो अन्य परिचर्चा करने वाले लोगों से एक संवेगात्मक बंधन होता है, इसे ही अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। तब तक के लिए नमस्ते।